अरे दीदी जोहार दीदी जोहार। अरे जोहार किशन भैया, ये टोपी सोपी। अरे का बताई दीदी, इतना जाड़ है को एकदम ठिठराते आवत हिया। ठंड तो बहुत है। हाँ ये कन्हैया भैया नजर नहीं आ रहे, वो भी कहीं ठंड में ठिठुर रहे हैं क्या? को ठीक न का हो ठिठरत होता दीदी कहीं। खैर छोड़िए, हाँ। पहले हम अपने किसान भाई बहनों का अभिवादन तो कर ले। हाँ दीदी जोहार जोहार। जोहार किसान भाई बहन मान। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज रवरे मन के बहुत बेस जानकारी मिली। काले की आज गीता दीदी। नहीं नहीं किशन भैया, पहले हम देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों को अनुदान में दिया जा रहा है कृषि उपकरण। पीपीआर रोग से बचाने के लिए समय पर कराएं बकरियों का टीकाकरण। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है ग्रबर। राज्य में कृषि विकास नीति के तहत चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना द्वारा राज्य के कृषकों को निर्धारित अनुदान पर कृषि उपकरण मुहैया कराए जाते हैं, जिससे कृषक फसलों का उत्पादन बढ़ाकर लाभान्वित हो सकें। कृषि उपकरणों की सहायता से किसान अपनी मेहनत को दोगुनी करके ज्यादा उत्पादन लेने में समर्थ होते हैं। इसी के मद्देनजर एक योजना के तहत भूमि संरक्षण विभाग राज्य में प्रखंड स्तर पर निर्धारित अनुदान पर अनेक छोटे बड़े कृषि उपकरण कृषकों को मुहैया कराती है। इस योजना द्वारा जहां राज्य के कृषि उत्पादों में बढ़ोतरी होगी, वहीं किसान भी लाभान्वित होंगे। बकरी पालक, यदि आपके बकरियों की आंख, नाक में गंदगी दिखे, मुंह में घाव और पतला दस्त होने जैसे लक्षण दिखें, तो संभवतः उन्हें पीपीआर रोग हो गया है। यह स्थिति बकरियों के लिए भयावह है। ये रोग बकरियों को ना हो, इसके लिए हमारे पशु विशेषज्ञ से जानिए बचाव के उपाय। बकरी में अभी एक रोग लगता है जिसको बोलते हैं पीपीआर। इसमें आंख में कीची आना, नाक में नेटा आना, मुंह में घाव हो जाता है और पतला दस्त के चलते बकरी है कि मरने शुरू हो जाती है। तो पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि इस रोग से बचने के लिए पीपीआर का टीका, जो कि नज़दीक के पशु चिकित्सालय में उपलब्ध है, अपना टीकाकरण बकरी को करा लें। इसमें 1 ml टीका चमड़े में लगाया जाता है। किसान भाइयों, समय आ गया है गर्मा फसलों के लगाने का। इस समय अन्य सब्जियों के साथ खीरा हमारे यहाँ प्रमुखता से लगाई जाती है। जो किसान खीरा लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण अगेती नामक खीरे के प्रभेद लगाएं। निश्चित तौर पर उन्हें लाभ होगा। स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण अगेती, ये खीरा के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख माने जाते हैं। ये किस्में झारखंड की मिट्टी और जलवायु में बेहतर उपज प्रदान करने में सक्षम है। खेत की तैयारी कर 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 80 से 120 क्विंटल तक खीरे की उपज पाई जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थान रांची अवस्थित हार्प के द्वारा विकसित एक किस्म है स्वर्ण शीतल और स्वर्ण पूर्णा, स्वर्ण अगेती। इन तीनों किस्मों का प्रयोग करें और चुनिल आस्था से अपने फसल खीरे का बचाव करें। किसान भाइयों, अभी के मौसम में आपके लगाए हुए फसलों पर लाही कीट का प्रकोप बहुतायत देखा जाता है। जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल लगा रखी है, यदि उनमें लाही का प्रकोप दिख रहा है, तो फसल को बचाने के लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। जो अभी तापक्रम है उसके अनुसार से लाही नामक जो कीट है उसका प्रकोप माने बहुत अधिक होता है और इसका प्रकोप ना केवल फूल पे बल्कि फली पे भी होता है। ऐसे में किसान भाइयों को इमिडाक्लोर नाम की एक दवा है जो कि 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर के दर से उसका छिड़काव करना चाहिए। यदि इमिडाक्लोप्रिड अगर बाजार में उपलब्ध नहीं हो तो डाइमिथोएट नाम की दवा, उसको 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर की दर से उसका उपयोग करने से आपका लाही का प्रकोप माने समाप्त हो जाता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान ग्रबर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पंक्तिबद्ध फसल लगी हो तो यह कृषि उपकरण एक दिन में लगभग आधा एकड़ खेत में निकाई गुड़ाई करने में सक्षम है।
किसी भी फसल में जिसमें कि निकाई गुड़ाई करनी रहती है, उसमें ये मजदूरों का भारी समस्या से जूझते हैं। इसके लिए एकमात्र उपाय है इनका विकल्प के रूप में, वो है ग्रबर के द्वारा किसान भाई अपने खेतों में खुद जो है सो एक दिन में करीब 1/4 से लेकर आधा एकड़ तक खेत की निकाई गुड़ाई ग्रबर के द्वारा लाइन में यदि खेती किए हुए हैं तो किसी भी फसल की कर सकते हैं। कृषि समाचारों में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए इस किसान के जीवन से लेते हैं सफलता के कुछ सबक। ये किसान अपने क्षेत्र में सब्जियों की बेहतर खेती करने के लिए जाने जाते हैं। सफल सब्जी उत्पादन के बारे में पूछने पर ये बताते हैं कि कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियां इसके लिए बहुत सहयोगी हैं। सब्जियों की खेती वैज्ञानिक विधियों द्वारा करने पर उपज में बढ़ोतरी के साथ गुणवत्तापूर्ण फसल भी प्राप्त होती है। गेहूं, धान, टमाटर, बैंगन, मटर, छीमी तकनीक सीखे कृषि विज्ञान केंद्र से 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं। उसी आधार पर हम लोग चल रहे हैं, अपना खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और अगल बगल में भी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। बाल बच्चा सर पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा अपना जो भी कमाई होता है उसी से भी पढ़ाते लिखाते हैं सर। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। आने वाले दिनों में इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में नरमी है। हरी सब्जियों की बाजार में अच्छी आवक से मूल्यों में और नरमी की संभावना है। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1400 रुपए और प्याज न्यूनतम 1200 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो खबरें खेती के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, मौसम, कृषि तकनीक और उपकरण की जानकारियाँ। हाँ दीदी, और आगे बढ़े से पहले एक लेवल छोटा सा विराम और अरे मन देखो ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हे भगवान, आज फिर से मेरा देर हो गया। तो के देर कहाँ भेलो, कहाँ भुतलाल रहे,
से बाद में पूछबो तोर से, जान ले नहीं। अरे कोई बात नहीं कन्हैया भैया, कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है। हाँ तो दीदी आज रे का खास जानकारी लेके आई? वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ है गेहूं की खेती में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। किसना दा गेहूं की सिंचाई में खेती? अरे बुड़बक तो उल्टा बोला थी, गेहूं कर खेती में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। हाँ बुझले। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हम जानकारियाँ दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत कुमार लाल जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। गेहूं फसल की खेती खासकर झारखंड में बहुत पैमाने पर होती है। गेहूं एक महत्वपूर्ण फसल की श्रेणी में आता है तथा इसकी खेती में बहुत सारे उर्वरकों, अच्छे प्रभेदों की जानकारी हमारे किसानों को अधिक उपज करने में मदद करती है। इस फसल की सिंचाई व्यवस्था भी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा आमतौर पर गेहूं की फसल में 6 सिंचाई की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी और पैदावार भी अधिक होती है। मगर झारखंड की बात करें तो किसान गेहूं की खेती में 3 बार ही सिंचाई प्रबंधन करने में सक्षम होते हैं और अपनी गेहूं की फसल से अच्छी उत्पादन लेते हैं। आमतौर पर गेहूं की फसल 3 तरह से लगाई जाती है। पहला, गेहूं का सही समय पर बुआई करना और सिंचाई व्यवस्था का पूर्ण रूप से होना। दूसरा, गेहूं फसल का लेट से बुआई करना और यहाँ भी सिंचाई व्यवस्था का होना। और तीसरा, जहाँ पर सिंचाई व्यवस्था ना के बराबर या कम हो। इन 3 स्तर पर हम अपनी गेहूं फसल की बुआई करते हैं। समय से बुआई की अगर बात करें तो 15 नवंबर से 30 नवंबर का समय उपयुक्त होता है। हमारे यहाँ जो है गेहूं की फसल 3 स्टेज 3 तरह से लगाई जाती है। एक गेहूं की फसल जो है जो समय पर जिसकी बुआई हो और जहाँ पूरी सिंचाई उपलब्ध हो। दूसरी गेहूं है कि जो हमारे यहाँ खासकर होता है लेट के, हम लोग थोड़ा लेट से लगाते हैं, क्योंकि धान हमारे यहाँ लेट से कटती है तो हम लोग थोड़े लेट से लगाते हैं, लेकिन जहाँ सिंचाई की पूर्णतः व्यवस्था हो। और तीसरी ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ की हमारे पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ हम गेहूं लगाते हैं, लेट से लगाते हैं या समय पे लगाते हैं, लेट से लगाते हैं। तो ये 3 अवस्था होती है जिस अवस्था में हम लोग गेहूँ लगाते हैं। अगर हम लोग जहाँ समय पे गेहूँ खासकर जो है 15 नवंबर के आसपास, 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जहाँ गेहूँ लगाते हैं। झारखंड में रबी फसलों की सिंचाई के लिए समुचित रूप से सिंचाई की कमी होने के कारण 3 ही बार सिंचाई हो पाती है। पहली सिंचाई गांठ में जड़ निकलते समय, दूसरी सिंचाई दानों में दूध भरते समय और तीसरी सिंचाई दाना जब कड़ा होता है तब। गेहूं की फसल करते हैं तो मुख्यतः 3 सिंचाई देनी आवश्यक ही है। उसके बिना इसकी फसल की कल्पना हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। जिसमें पहला जो है कि हम लोग जो है ये जो जड़ निकल रहा है, आपका गांठ से जड़ निकल रहा है कांड से, उसके बाद सिंचाई देनी चाहिए। दूसरी सिंचाई कम से कम जो है जो आपका दूध का समय होता है जिसको हम लोग मिल्किंग स्टेज कहते हैं, उस समय देनी चाहिए। और तीसरी जो है कम से कम जो दाना भरने समय में, ये 3 सिंचाई की आपको बहुत जरूरी है। गेहूं फसल के अच्छे उत्पादन हेतु उर्वरकों का प्रयोग भी फायदेमंद रहता है, खासकर जब हमारे खेतों में खरपतवार ना हो तब। अन्यथा बिना खरपतवार नियंत्रण के अगर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तब हमारे फसलों के बढ़वार में कमी आ जाती है। आमतौर पर गेहूं फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग लाभकारी होता है। जब गेहूं फसल की बुआई समय पर करते हैं और सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो तब खेतों में 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास की दर से प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जब किसान लेट से बुआई करते हैं तथा सिंचाई की व्यवस्था अच्छी रहती है तब 80 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास की दर से प्रति हेक्टेयर खेतों में प्रयोग करना लाभकारी होता है। और जब गेहूं की बुआई लेट से तथा जहां सिंचाई की व्यवस्था ना के बराबर या कम होती है वहां पर 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास का प्रयोग फसलों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा जैविक खाद, गोबर खाद लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में प्रयोग करना फायदेमंद रहता है। सही समय पे एकदम टाइमली समय पे गेहूँ लगा रहे हैं और सिंचाई भी आपके पास पूरी है तो वहाँ पे जो अगर हम ये अब उर्वरक का प्रबंधन करेंगे उसमें करीब 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की दर से प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा जब स्टेज आता है, दूसरा जो है कि जहाँ हम लेट से लगा रहे हैं गेहूँ,
लेकिन सिंचाई की उपलब्धता है तो वहाँ पे हमको 80 किलो 120 की जगह में 80 किलो नाइट्रोजन देना होगा, 60 किलो फॉस्फोरस और 40 किलो पोटास है। लेकिन जहाँ अगर झारखंड की अगर हम बात करते हैं जहाँ ज़्यादा ज़मीन जो है, जहाँ हम लेट से लगाते हैं और सिंचाई की उपलब्धता भी मेरे पास सीमित है, नहीं के बराबर है, तो उस अवस्था में वहाँ पे जो ये उर्वरक का जो है डोज जो है ये और घट जाता है और वहाँ पे करीब 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो पोटास और 40 किलो फॉस्फोरस और 20 किलो पोटास, इस दर से हम इसका उपयोग करते हैं। उर्वरकों का प्रयोग करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे नाइट्रोजन का प्रयोग गेहूं की बुआई करते समय आधी मात्रा में देनी चाहिए तथा फास्फोरस और पोटास पूरी मात्रा में देनी चाहिए। बाकी बचे आधे नाइट्रोजन को समय समय पर 2 बार खेतों में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा खाद का प्रयोग भी उसी समय करें जब आपके खेत में नमी की मात्रा हो, अन्यथा फसलों की जलने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे जो है ये बहुत ही मुख्य बात है कि उस सावधानियाँ क्या बरतें। इसमें जो भी हमने आपको बताया तीनों स्टेज के लिए 3 तरह का फसल के लिए जो बताया, इसको ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई के समय में इसका जो है नाइट्रोजन का आधा 50% और फॉस्फोरस और पोटास का पूरा जो है जितना मात्रा है वो आप बुआई के समय में डालिए। और जो 50% आधा नाइट्रोजन बच जाता है उसको आप 2 बार में, है ना, क्राउन रूट इनिशिएशन उसके बारे में और आगे फिर डफे उसमें आपको मतलब 25 से 30 दिन पे और 40 से 45 दिन पे आप उसका प्रयोग 2 इसमें कीजिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब भी हम खाद का प्रयोग करेंगे खेत में नमी पूरी मात्रा में होनी चाहिए। अगर नमी की कमी होगी तो उसका फ़ायदा जो हमारा फसल नहीं ले पाएगा और उसका जो एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिससे कि फसल की जलने की संभावना आती है। जब सिंचाई की व्यवस्था ना हो तब किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की जगह दलहनी फसलों का खेती करना फायदेमंद रहता है, क्योंकि दलहनी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है और इसकी अच्छी उपज से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आपके साथ मेरा यही सुझाव होगा कि अगर झारखंड के परिवेश में जहां आपको पानी कम है, मतलब सिंचाई की सुविधा नहीं के बराबर है, वहां आप ये गेहूं की फसल के लेने के जगह पे आप जो है दूसरी दलहनी या तिलहनी फसल लीजिए जिसमें कि कम से कम पानी की आवश्यकता होती है और उपज अच्छी होती है। एक दूसरी बात, अगर आप देखिए उपज कम हो तो उसका दाम इतना कॉस्ट ज़्यादा होता है कि आपको जो है गेहूं की फसल से ज़्यादा इनकम आपको उससे होगा, आय ज़्यादा होगी। और इस परिवेश में आप जो है जहाँ पे ये आपके ऊपर है कि यहाँ आप देखिए कि हमको नमी मतलब बहुत कम पानी की आवश्यकता है, हम गेहूं का पटवन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप खासकर दलहनी तिलहनी फसलों पे ध्यान दें। हाँ गीता दी, आज रौरे बहुत खास जानकारी दिली का रे कन्हैया। हाँ किसान दा, लेकिन इस जानकारी से हमारे गेहूं की खेती करने वाले सभी किसान भाई ना बहुत ही लाभान्वित होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बता, आज इतनी देरी कहाँ भूतलाल रहे तो? अरे किशन दा, कहीं भूतलाए नहीं थे। अरे हम गए थे आम पेड़ के बगीचा देखने के लिए, उसका भी तो देखभाल करना बहुत जरूरी है ना। अरे उसने बात लाओ कि मोरे कर पहले का कर तैयारी करती ला रही। बिल्कुल गलत किशन भैया, आम के वृक्षों में मंजर लगने के पहले भी उतनी ही देखभाल की आवश्यकता होती है। अच्छा, मंजर लगे कर पहले देखभाल करे जाला। बिल्कुल ठीक। खोपड़ी रहेगा तब ना दीदी। हाँ। तो चलिए इसी विषय पर हम आपको और जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं की एक वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी जी। ये हमें जानकारी देंगे कि आम का मंजर लगने वाला है, अब कुछ दिनों के बाद आएगा। मंजर के पूर्व अपने आम के वृक्षों की, फल वृक्षों की कैसे देखभाल करें, आम के फल की, इस पर और कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मंजर आए और ज़्यादा से ज़्यादा फल आए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसा कि विषय हमने चुना है कि मंजर आने से पूर्व आम के फलों वृक्षों की कैसे देखभाल की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा फल हो। हमारा आम फलदार अवस्था में है, इस समय हमें किन किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए, इस पर थोड़ी हम
व्यवहारिक रूप से चर्चा करें। पहला है कि इनमें फूल कब आएंगे, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल ला सकें, फल ला सकें। तो किसान भाइयों, पूरे जीव जगत में चाहे वो कोई जानवर हो, आदमी हो, चाहे पौधा हो, उसके जीवन के 2 फेज होता है। एक उसका वृद्धि काल, पौधे का वृद्धि काल, और दूसरा होता है उसका बच्चा देना या फल लगना। इन दोनों के बीच का जो एक स्टेज जो होता है, उस स्टेज को हमें उसको भूखा एक प्रकार से रख के एक फेज से दूसरे फेज में उसको प्रवेश कराना पड़ता है, तब वो ज़्यादा असरदार तरीके से फल देता है, वृक्ष है तो, और जानवर है तो बच्चा देता है। आदमी भी देखते हैं कि सभी धर्मावलंबियों में शादी के समय जो है वो लड़का लड़की दोनों को उपवास कराया जाता है। तो ये भी इसी का एक प्रकार का फेज होता है। वैसे ही पौधों में, अब पौधों को कैसे हम भूखा रखेंगे? तो किसान भाइयों, अब आम में मंजर आने वाला है। मंजर आने के पहले दशहरा तक तो बारिश होते रहती है, उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं। फल वृक्ष को भोजन या पानी कैसे मिलता है? मुख्य रूप से जड़ से। तो जड़ से जो मिल रहा है उसको हमको रोकना है। भोजन भी मिलता है पानी के द्वारा ही मिलता है, पानी में घुल करके मिलता है, यानी कि पानी को हमको पहले रोकना होगा। यानी अब पौधे में बारिश के उपरांत हमको जब तक फूल नहीं आता है तब तक सिंचाई नहीं करना है। अपने से अगर भगवान के इसे कहीं कुछ हो जाए तो वो अलग बात है। और आप लोग को भी अनुभव होगा कि यदि मंजर आने के पहले बारिश हो जाती है तो हम लोग देखते हैं कि आम के पेड़ों में मंजर कम सम, फूल कम सम, और उससे पत्तियां ज़्यादा निकल आती हैं। तो उसका कारण ये है कि बारिश हो गई रहती है, बारिश के द्वारा उसको भोजन मिलता है, और फिर वो जो है सो वृद्धि स्टेज से उसका वो फल वाला स्टेज में कन्वर्ट नहीं कर पाता है पौधे अपने देह को, और उसमें वृद्धि वहीं चालू रहता है और इस तरह से पत्ता लगते रहता है। तो पहला हमको सिंचाई कंट्रोल कर देना। सिंचाई अब है कि सिंचाई हमेशा तो रोक नहीं सकते हैं। कब आरंभ करें सिंचाई? तो जब आपके पूरे वृक्ष में 50% फूल आ जाए, उसके बाद इसमें आप अब सिंचाई आरंभ कर दें, और हर एक 15 से 20 दिन के उपरांत आप सिंचाई, तब तक जब तक कि फल आपके जो है सो पूर्णतः मैच्योर न कर जाएं, उस स्टेज तक आपको, यानी कि करीब मई जून तक आपको 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई कीजिएगा। तब आपको आम से अच्छे फल, गुणात्मक फल मिलेंगे, जो कि आपको बाजार में अच्छे दाम देंगे। इसके अलावा में किसान भाइयों, ये तो सिंचाई की बात हो गई। दूसरा स्टेज आता है कि इसी समय हम लोग देखते हैं कि हमारे पेड़ में कीट और रोग का भी प्रकोप होता है। मुख्य रूप से जो इसमें प्रकोप होता है वो होता है कीट में होता है एक मधुआ कीट। मधुआ कीट का मतलब आप देखिएगा कि अगर आम वृक्ष के नीचे जिसमें कि ज़्यादा भयानक रूप से लगा रहता है ये कीट, तो देखिए उसके पेड़ के नीचे खड़ा होगा तो माथा के ऊपर मधु टाइप का कुछ टप टप चूता है, टपकता है, और वही चीज़ पत्तों के ऊपर गिर कर देखिए कि पत्ते को एकदम चमकदार बना देता है, जैसे लगता है कि उस पर जो है सो घी से कोई लेप कर दिया हो। तो वही मधुआ कीट के कारण। वो मधुआ कीट कहाँ लगता है? तो मधुआ कीट सीधे मंजर में अटैक करता है, मंजर पर लगता है। तो अब मधुआ कीट से एक तो बचाव करना होगा। दूसरा, इसी समय देखते हैं कि कुछ रोग भी लगते हैं। तो इन दोनों के रोकथाम के लिए क्या करेंगे? कीट और रोग के लिए रोकथाम के लिए, तो इनके लिए मधुआ कीट के लिए आपको रोगर नाम की दवा या दूसरा एक और दवा है इमिडाक्लोप्रिड, दोनों में से कोई एक आपको कम से कम 2 बार छिड़काव करना होगा। एक बार फूल आने के पहले, फूल जब तक नहीं खुलता है तब तक के अंदर। फूल खुल जाए तो आपको कोई दवाई नहीं छिड़काव करना है पेड़ पर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा, जब फूल से फल बन जाए तब एक बार, 2 बार आपको छिड़काव करना है। दोनों बार में 2 दवाई का प्रयोग कीजिएगा, एक बार में रोगर, एक बार में इमिडाक्लोप्रिड, जिसको भी आगे पीछे कीजिए आप पर निर्भर करता है। इनको रोगर 1 लीटर पानी में 1.5 ml और इमिडाक्लोप्रिड 1 लीटर पानी में 1 ml घोल करके आपको छिड़काव करना है। दूसरा, रोगों से बचाव के लिए खास करके आजकल जाड़े के मौसम में देखा कि कभी कभी बादल के कारण कुहासा वगैरह भी कुहासा होता है, बादल होता है, तो वैसे में रोगों का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको इससे बचाव के लिए डाइथिन M45 नाम की दवा 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम घोल करके आप छिड़काव कीजिए। ये 2 दवाओं का आप छिड़काव अपने पेड़ के ऊपर
ससमय, और कब तो फूल खुलने के पहले। फूल निकले लेकिन खुला नहीं हो, खुल जाएगा तब आपको कोई दवाई नहीं छिड़का। क्यों? तो हमारा आम जो है ये पर परागन से फल बनता है। इसमें पर परागन के लिए हमको मक्खियों को पेड़ पर बैठना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि जब फूल खुला रहा था उसमें मक्खियाँ बैठती हैं, उसी समय हम दवाई का यदि छिड़काव कर देंगे तो क्या होगा? मक्खियाँ नहीं बैठेंगी या बैठी हुई मक्खियाँ तो मर जाएंगी, फिर आगे कोई मक्खी नहीं आएगी, तो हमारा पर परागन नहीं होगा। जब पर परागन नहीं होगा तो फूल से फल नहीं मिलेगा। तो हमको दवाई छिड़के तो उल्टे घाटा हो गया। मैंने ऐसा भी देखा है कई जगहों कि लोगों को इसी दवाई, तो सब कोई जानता है कि हमको दवाई छिड़क देना है, लेकिन कब छिड़कना है इस पर लोग ध्यान नहीं देता है और इसका मार खाता है जो फले नहीं मिला। हमने एक बार देखा है बॉम्बे में कि एक बहुत बड़ा बाग मालिक को काफ़ी हानि हो चुका है, कोई फल ही नहीं उसको मिला। उसका मुख्य कारण ये था कि जो उनके कर्मचारी थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमको छिड़कना है, और फूल खुलने के बाद वो छिड़कते रह गए दवाई, कोई पर परागन हुआ नहीं, कोई कीड़ा बैठा नहीं, मक्खियाँ बैठी नहीं, पर परागन हुआ नहीं। तो इसके लिए बचाव के लिए हमको ये करना हो। इसके सिवाय में किसान भाइयों एक और प्रॉब्लम आता है कि जब फूल से फल बनता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आम के पेड़ में खासकर बहुत ज़्यादा फल झड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए हम क्या करें? तो इसकी रोकथाम के लिए 2 बार, एक बार जैसे मटर के दाना का फल बने उसी समय, और एक बार वहाँ से 15 दिन 20 दिन के बाद 2 बार हमको प्लेनोफिक्स नाम की बाजार में एक दवाई आती है जो कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड से बना होता है। इसको 10 लीटर पानी में 1.5 ml घोल करके और पेड़ के ऊपर 2 बार आप यही जो स्टेज बताएं उस पर आप छिड़काव कर दीजिए। आपको फल कम झड़ेंगे, कुछ फल तो झड़ना भी चाहिए तो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी आपका फल बचेगा। इस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि मंजर आने से पूर्व आम के बागीचों की, आम के वृक्षों की कैसे आप देखभाल करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप मुनाफा कमाएं। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। और किसान भाइयों इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। हाँ दीदी, तो किसान भाई बहन मन आज कर जानकारी रौरे मन कर क्वेश्चन लागलक कि जरूर लिखब, और इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहेंगी। बस आप देखते रहिए ये कार्यक्रम। और कृषि संबंधी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए आप हमें लिख सकते हैं, और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और हमारी पिन कोड संख्या है 834001। हाँ तो दीदी अब किसान भाई बहन मन से विदा लेकर बेरा तो हो गलक। हाँ तो किसान भाई बहन मन रौरे मन के आज के कार्यक्रम क्वेश्चन लगलक कि रौरे मन जरूर लिखब दीदी के, कन्हाई के और रौरे कर किसना के। इकरे साथ दे इजाजत। जोहार।